डियर स्टूडेंट, आज हम डिडक्शन ऑफ क्लैपेरॉन इक्वेशन फ्रॉम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पूर्व में देखा था कि क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है। क्लैपेरॉन इक्वेशन साम्य दाब का ताप के साथ परिवर्तन को दर्शाता है। तो इसको हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण के द्वारा किस प्रकार से इसका निर्गमन कर सकते हैं, इसको आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम एक सिस्टम सेलेक्ट करते हैं जिसके ऊपर हमें इसको अप्लाई करना है। हम ये मानते हैं कि जो द्रव है वो वाष्प अवस्था के साथ इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था के अंदर है। यानी कि जो अगर हम इसको इस तरीके से कंसीडर करें कि हमने 1 मोल लिक्विड का ले लिया और उसको हमने सिलेंडर में ले लिया है और उस सिलेंडर के ऊपर फ्रिक्शन लेस पिस्टन लगा हुआ है, यानी कि घर्षण रहित पिस्टन इसके ऊपर लगा हुआ है। अब अगर इस द्रव का जो आयतन है अगर वो V1 है और इसका जो वाष्प दाब है वो हमने यहाँ पर ले लिया है P, वेपर प्रेशर हमने लिया है P के बराबर। अब हम जो द्रव का वाष्पीकरण है एक निश्चित दाब के ऊपर करेंगे और निश्चित दाब के ऊपर हम उत्क्रमणीय प्रक्रम के द्वारा कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने ये कहा है कि जो लिक्विड है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रही है, यानी कि द्रव का हम वाष्पीकरण कर रहे हैं वो एक निश्चित दाब के ऊपर हो रहा है और ये एक उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल मैनर के अंदर हो रहा है। तो अब हम अगर ये मान लें कि संपूर्ण द्रव जो है उसका वाष्पीकरण हो गया, तो उस स्थिति के अंदर जो वाष्प है उसका जो आयतन है वो हम ले लेते हैं यहाँ पर V2 कि when the evaporation is completed then volume of vapor is taken as V2. Now work done in evaporation यानी कि वाष्पीकरण के अंदर किया गया कार्य किसके बराबर होगा, W is equal to P, हमने प्रेशर लिया है यहाँ पर, और V2 माइनस V1 के बराबर हो गया क्योंकि आयतन में जो परिवर्तन है वो हो रहा है V2 माइनस V1। तो इस प्रकार अगर इस समीकरण को हम अगर टेम्परेचर T, कैपिटल T के साथ अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं dW डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू V2 माइनस V1 dP बाय dt। तो इस प्रकार हम एक निश्चित V2 माइनस V1 पर इस समीकरण का T के साथ अवकलन कर रहे हैं कि हमने इसको मान लिया कि ये बिल्कुल निश्चित है जो डिफरेंस है। इफ द लेटेंट हीट ऑफ evaporation for heat absorbed from surroundings is equal to L। अगर हमने ये मान लिया कि पारिपार्श्विक से जो भी अवशोषित ऊष्मा है उसकी कुल जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है वो हमने L के बराबर माननी है। तो इस प्रकार हम रिप्लेसिंग Q by L इन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि प्रथम जो समीकरण है ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उसका जो समीकरण है उसके अंदर हम Q का जो मान है वो L के द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं। सो माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू W माइनस Q, ये प्रथम नियम है ऊष्मागतिकी का। इसके अंदर अब हमने Q का जो मान है उसको हमने L के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया। अब जब हम इसको L के द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो हमें ये इक्वेशन 3 प्राप्त हो जाती है। अब हम ये जानते हैं कि जो कार्नोट चक्र जो प्रक्रम है, जो प्रक्रिया है, उसके अंदर ताप T2 और T1 के मध्य में Q2 ऊष्मा से जो भी उपलब्ध अधिकतम कार्य है वो किसके बराबर होता है कि इन कार्नोट साइकिल प्रोसेस बिटवीन टेम्परेचर T2 एंड T1 मैक्सिमम वर्क डन फ्रॉम हीट Q2 जो हमने वहां पर कैलकुलेट किया था वो बराबर था W इज इक्वल टू Q2 T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2। अब अगर हम ताप के अंदर बहुत ही इनफाइनाइटेसिमल चेंज करते हैं, अनंत सूक्ष्म परिवर्तन करते हैं, फॉर एग्जांपल dt किया हमने, तो उस स्थिति के अंदर और जो सिस्टम है उसकी हमने जो हीट ली है वो Q ले ली, तो उस स्थिति के अंदर जो अधिकतम कार्य dW है उसको हम किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, dW इज इक्वल टू Q, और जो हमने स्मॉल रेंज ले ली है, ताप परिसर बहुत ही सूक्ष्म ले लिया है, उसका मान dt के बराबर है, तो dt बाय t हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इन अदर वर्ड्स Q इज इक्वल टू t को हम इधर ऊपर ले गए तो dW डिवाइडेड बाय dt हो गया। तो इस प्रकार से कार्नोट प्रक्रम के द्वारा भी हम Q का मान जो है उसको निर्धारित कर सकते हैं। अब Q का जो ये मान हमें प्राप्त हुआ है इसको हम प्रथम वाले में उसमें प्रतिस्थापित करेंगे तो माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू W माइनस Q के स्थान पर अब हमने रख दिया T dW बाय dt, जो अभी हमें इक्वेशन नंबर 5 के अंदर प्राप्त हुआ है। और इन अदर वर्ड्स अगर हम इसको W और अगर इसको हम इधर की साइड ले आते हैं और इधर राइट हैंड साइड में जो टर्म है हमारे पास ये, इसको हम अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं W प्लस डेल्टा U इज इक्वल टू T
dw डिवाइडेड बाय dt। ये जो इक्वेशन हमें प्राप्त हुई है ये एक अनदर फॉर्म ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कह सकते हैं, यानी कि ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज का एक अन्य जो प्रचलित रूप है उसको हम इस प्रकार से भी लिखते हैं। अब substituting the value of delta u and dw by dt in equation number 6 from equation number 3 and 1, जो हमें पूर्व में मिली इक्वेशंस उसमें हम डेल्टा u का मान हमें प्राप्त हुआ था w माइनस एल, और इसी प्रकार dw by dt की वैल्यू हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 से और ये 1 से कि t v2 माइनस v1 मल्टीप्लाई बाय dp बाय dt। आप पूर्व में देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर जो 3 है इसके अंदर हमें 1 है उसमें हमें dw बाई dt का मान मिला था, जो हमने लिख दिया अभी v2 माइनस v1 मल्टीप्लाई बाय dp बाय dt। और इसी प्रकार l का जो मान है हमने इक्वेशन नंबर 3 यहाँ से हमने निकाल लिया, तो किस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि w प्लस डेल्टा u। इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसका मान सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो w माइनस जो वैल्यू आई w माइनस एल इज इक्वल टू t v2 माइनस v1 इस मल्टीप्लाई बाय dp बाय dt। तो हमने डेल्टा u और dw बाय dt का मान इस इक्वेशन के अंदर प्रतिस्थापित कर दिया है। तो L इज इक्वल टू w से w कैंसिल आउट हो जाएगा, अब बचा हुआ क्या रह जाएगा t मल्टीप्लाई बाय v2 माइनस v1 dp बाय dt। L है यहाँ पर जो हमने जिसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का है उसका जो मान है पूर्ण ऊष्मा में अंतर के बराबर होगा, तो L इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा डेल्टा H के। तो इस प्रकार हम यहाँ पर dp बाय dt L t v2 माइनस v1 जो आया है यहाँ पर L के स्थान पर अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं डेल्टा H। तो dp बाय dt इज इक्वल टू डेल्टा H डिवाइडेड बाय t v2 माइनस v1 इज इक्वल टू डेल्टा H t, और v2 माइनस v1 को अब हमने ले लिया है डेल्टा v। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, ये क्लैपेरॉन इक्वेशन है कि dp बाय dt इज इक्वल टू डेल्टा H डिवाइडेड बाय t इंटू डेल्टा v। तो इस प्रकार हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण के द्वारा भी हम इसका क्लैपेरॉन इक्वेशन जो है उसका निर्गमन कर सकते हैं।